क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी फेवरेट वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस कैसे काम करती हैं? जैसे आप एक बटन पर क्लिक करते हैं, कैसे वो वेबसाइट्स आपको नए फीचर्स या अपडेट्स दिखाती है? आज हम जानेंगे बैकएंड के एसेंशियल कंपोनेंट्स, वेब पेजेस और वेब एप्लीकेशंस में क्या फ़र्क है और कैसे वर्कफ्लोज सब कुछ स्मूथली चलाते हैं। साथ ही एक बेसिक सर्वर सेटअप भी देखेंगे और समझेंगे फुल स्टैक डेवलपर का मतलब क्या होता है। तो अगर आप भी एक एस्पायरिंग डेवलपर हैं या फिर एक क्यूरियस लर्नर है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो हेलो एंड वेलकम टू डेव टू डीएस से, और बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी के मन में एक सवाल अभी आ रहा होगा कि ये बैकएंड आखिर होता क्या है। तो इसी सवाल के जवाब के साथ हम शुरुआत कर लेंगे। तो उसके लिए हम कुछ सिनेरियोज यहाँ पे देख रहे होंगे। मान लीजिए आप कोई भी वेबसाइट जो है विजिट करते हैं और आप सिंपली वहाँ पे देखते हैं कि एक लॉगिन एंड साइनअप का जो है बटन आपको देखने को मिलता है। आप अगर वहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं देन आप सिंपली क्लिक करते हैं साइन अप पे। देन अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप वहाँ पे लॉगिन करने के बाद अपने डैशबोर्ड में रिडायरेक्ट हो जाते हैं। और इसी तरह से अगर हम कोई भी फूड डिलीवरी वेबसाइट ओपन करते हैं और वहाँ पे फूड आइटम की लिस्ट देखने के बाद वहाँ से कोई भी फूड आइटम सेलेक्ट करने के बाद उसको जो है हम ऑर्डर करना चाहते हैं, देन हम सिंपली उस पर क्लिक करते हैं। वहाँ पर ऑर्डर का ऑप्शन होता है, देन हम ऑर्डर करते हैं और अपने अकाउंट लॉगिन करने के बाद वहाँ से जो है फूड को जो है अपने ऑर्डर कर लेते हैं और हमारा ऑर्डर जो है प्रोसेसिंग में चला जाता है आफ्टर द पेमेंट या फिर कैश ऑन डिलीवरी। तो ये सभी चीज़ें आप जो है फ्रंट एंड में देख रहे होते हो, बट पीछे बैक एंड में सभी लॉजिकली चीज़ें कैसे वर्क कर रही होती हैं और क्या कुछ पीछे बिहाइंड द सीन्स हो रहा होता है, वो सभी जो है मैनेज करता है बैक एंड। मतलब कि इन फ्रंट एंड एक्टिविटीज़ के होने पर बिहाइंड द सीन्स जो भी डेटा जो है कलेक्ट हुआ, जो भी जो है लॉजिकल वर्क हुआ और जो भी पेमेंट सेटलमेंट हुआ, वो सभी जो है बैकएंड जो है अपना मैनेज कर रहा होता है। और जनरली अगर हम बात करें तो बैकएंड इज द सर्वर साइड ऑफ वेब डेवलपमेंट। इट मैनेजेस द डेटा एंड इंश्योर्स एवरीथिंग रन स्मूथली। सभी चीज़ें जो है मेक श्योर करता है कि स्मूथली रन करें, क्योंकि हमारे बैकएंड में ही हमारा सभी जो है लॉजिकल कोड, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, ये सभी चीज़ें जो है हो रही होती हैं। अगर हम बैकएंड डेवलपमेंट पर थोड़ी और बात करें तो बैकएंड डेवलपमेंट जो होता है एक की फैक्टर और की पार्ट हमारा होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में। अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या होता है, जैसे सिंपली हम यहाँ पर अभी वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं, तो जो भी हम वेबसाइट्स बना रहे हैं, जो भी हम वेब एप्लीकेशन अब बना रहे होंगे, तो वो हमारे ब्राउजर में रन हो रही होंगी। उसी तरह से जो भी प्रोग्राम्स आप अपने पीसीज, लैपटॉप, कंप्यूटर्स, इन सभी में जो है यूज कर रहे होते हैं ऑन योर लोकल मशीन, वो सभी आपके होते हैं सॉफ्टवेयर्स। और उनके डेवलपमेंट में भी जो है बैकएंड का एक इंपॉर्टेंट जो है एस्पेक्ट रहता है। और फिलहाल हम बात करेंगे सिर्फ वेब डेवलपमेंट की फील्ड में ही बैकएंड की, क्योंकि हम इस सीरीज में सीखे फुल स्टैक डेवलपमेंट रहे हैं, तो हम सिर्फ वेब डेव के ही रेफरेंस में यहाँ पर बात कर रहे होंगे। कुछ एग्जांपल या फिर प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन अगर हम देखें बैकएंड की, तो जैसा हमने शुरुआत में बात की थी कि आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं और वहाँ पर आपको लॉगिन साइन अप का जो है बटन मिलता है, तो उन सभी के पीछे जो है बैकएंड में क्या चीज़ें लॉजिकली वर्क कर रही होती हैं, वो सभी जो है हम बैकएंड के थ्रू मैनेज कर रहे होते हैं। सेकंड हम देखें कोई भी ई कॉमर्स सिस्टम हमारे पास है या प्लेटफॉर्म हमारे पास है, जैसे कोई भी आप वेबसाइट देख लीजिए, अमेजन, फ्लिपकार्ट, तो उसमें जो है आप कोई भी आइटम जो है परचेज करते हो तो आप उसको जो है देख सकते हो अपने अकाउंट डैशबोर्ड में, अपने ऑर्डर सेक्शन में। तो वो सभी चीज़ें कैसे मैनेज हो रही होती हैं, जैसे कि हमने अभी तक सीख लिया है फ्रंट एंड पार्ट हमने अपना फिनिश कर लिया है HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट से। तो हमने देखा था कि HTML CSS से जब भी हम कोई भी वेब पेज हम बना रहे होते हैं तो उसमें हमारे पास कोई ऑप्शन हमको दिख नहीं रहा था अभी तक कि हम डेटा कोई भी स्टोर कर रहे थे या कुछ भी हम उस पर अदर अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। बट यहाँ जब हम कोई सभी चीज़ें देख रहे होंगे तो उनमें हम जो है डेटा स्टोर भी कर रहे होंगे, उस पर ऑपरेशन भी कर रहे होंगे और भी बहुत सारी चीज़ें हम जो है कर रहे होंगे। तो यही मैंने अभी एक टर्म स्टैटिक का यूज़ किया है। तो हमारे पास जो है वेब पेजेस दो टाइप के होते हैं, एक स्टैटिक वेब पेज, एक डायनेमिक वेब पेज। तो स्टैटिक में जनरली होता क्या है, हम सिंपली HTML CSS के थ्रू जो है हम अपना वेब पेज बना रहे होते हैं और जावास्क्रिप्ट भी हम उसमें यूज़ कर रहे होते हैं जनरली। तो उसमें क्या होता है कि हम कोई भी कंटेंट अपना बस शो कर सकते हैं, उसमें डायनेमिकली कोई भी चेंज नहीं हो रहा होता है। जैसे हमने कोई भी एक सिंपली वेब पेज बना दिया, अपनी एक पोर्टफोलियो वेबसाइट हम बना देते हैं और उसमें हमको कुछ रेगुलरली ऐसा कुछ अपडेट करने की जरूरत नहीं, या फिर कोई ऐसा कम्युनिकेशन की जरूरत नहीं है कि हम डेटा डायनेमिकली अपडेट करें या फिर यूजर कोई भी रिक्वेस्ट वहाँ पे कर रहा हो और उसको कोई रिस्पॉन्स हम प्रोवाइड करें। ऐसा हम नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि पोर्टफोलियो में बस हमको शोकेस करना होता है। इसी तरह से जब हम बात कर रहे होते हैं डायनामिक वेबसाइट्स की, तो डायनामिक वेबसाइट्स वो होती हैं जिनमें कि डेटा जो है चेंज हो रहा होता है डायनामिकली और उसमें जो है यूजर्स की रिक्वेस्ट पर डिफरेंट डिफरेंट रिस्पॉन्स जो है आ रहे होते हैं। जैसे आप देखें फुल्ली फ्लेज्ड कोई भी ई कॉमर्स मैनेजमेंट आप देख लें, कोई भी वेबसाइट आप ई कॉमर्स, जैसे मैंने बात की अमेजन या फ्लिपकार्ट की, तो वो हमारे जो है डायनामिक वेबसाइट्स होती हैं, जो कि हम वेब एप्लीकेशंस में भी उनको जो है गिनते हैं। और वेब एप्लीकेशन अभी हम आगे देख रहे होंगे थोड़े टाइम बाद, अच्छे से उसको भी समझेंगे। तो थ्योरेटिकली कुछ बेसिक चीज़ें बैकएंड के बारे में देखने के बाद अब हम सीधे देख लेते हैं कि बैकएंड में जो है चीज़ें होती क्या क्या है और कैसे सभी चीज़ें काम कर रही होती हैं। तो सिंपली हम यहाँ पे देख रहे होंगे सबसे पहले कि बैकएंड में जो है कंपोनेंट्स होते क्या है बैकएंड के, क्या क्या चीज़ें उसमें होती हैं। क्योंकि जनरली जब भी हम बैकएंड सुनते हैं तो हम सोचते हैं कि बस कोई भी एक बड़ा कोड बेस हमारे पास होगा या कोई भी एक बड़ा सर्वर हमारे पास होगा जहाँ पे सभी चीज़ें जो है मैनेज हो रही होंगी, या फिर इसी तरह कुछ और इमेजेस आपके माइंड में जो है क्रिएट हो रही होती होंगी जब भी आप बैकएंड का नाम सुनते होंगे। तो हम यहाँ पे अब शुरुआत कर लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ बैकएंड के साथ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे जो है हेडिंग अपनी मार्क कर लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ बैकएंड।
और जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बोला था, राइटिंग मेरी कुछ ज़्यादा ही अच्छी है, तो इस पे आप जो है थोड़ा मतलब तारीफ मेरी ज़्यादा ना कीजिएगा। कंपोनेंट्स ऑफ बैकएंड। अब बैकएंड में हमारे पास जो है कंपोनेंट्स होते क्या है, एक यहाँ पे मैं थोड़ा सा अब सही है। तो बैकएंड में हमारे पास जो है कंपोनेंट्स होते क्या है, तीन कंपोनेंट्स जनरली हमारे पास होते हैं। सो फर्स्ट हमारे पास होता है एक सर्वर, सेकंड हमारे पास होता है एप्लीकेशन, और थर्ड हमारे पास होता है डेटाबेस। तो तीनों चीज़ें मैं एक बार यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ, फिर हम वन बाय वन सभी चीज़ों को जो है समझ रहे होंगे। सो फर्स्ट हमारे पास होता है एक सर्वर, और सर्वर को मैं जो है यहाँ पे बना ही देता हूँ थोड़ा सा। ड्राइंग भी बहुत अच्छी है मेरी भाई साहब, तो इस पर भी आप ज़्यादा तारीफ मत कीजिएगा। ये हो गया हमारा सर्वर। और सेकंड हमारा होता है एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन के लिए हम यहाँ पे सिंपली एक जो है शेप ऐड कर लेंगे। यहाँ से हम शेप हम ले लेंगे, एक रेक्टेंगल शेप हम ले रहे होंगे, तो यहाँ पे हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे हम लिख लेंगे अपना सिंपली सेकंड एप्लीकेशन। सेकंड हमारा हो जाता है एप्लीकेशन, और थर्ड हमारे पास आता है डेटाबेस, और डेटाबेस को हम कुछ अपना थोड़ा इस तरीके से बना रहे होंगे। आपने इमेजेस भी देखी होंगे डेटाबेस की, कुछ इस तरीके से कॉइन्स आपको देखने को मिलते हैं। और ये थर्ड हमारा हो जाता है डेटाबेस। और ये तीनों चीज़ें होती क्या है, ये अभी हम वन बाय वन समझ रहे होंगे, तो आपको घबराने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे जो है नोट डाउन कर दी हैं सभी चीज़ें। तो थर्ड हमारा हो चुका है डेटाबेस। अब हम देख लेते हैं सबसे पहले कि ये तीनों चीज़ें होती क्या है वन बाय वन। सो स्टार्ट कर लेंगे सर्वर के साथ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है सर्वर। तो सर्वर होता क्या है, सर्वर इज अ कंप्यूटर दैट वर्क्स एज अ शेयर्ड रिसोर्स ओवर द इंटरनेट। सो सिंपली अगर सर्वर को हम समझना चाहें तो सर्वर एक हमारा लार्ज कंप्यूटर होता है, या अपना कोई भी स्मॉल कंप्यूटर भी हम सर्वर बना सकते हैं। बट जब हम बात कर रहे होते हैं वेब डेवलपमेंट में स्केलेबिलिटी और बड़े प्लेटफॉर्म लेवल पर डेवलपमेंट की, तो हमारे पास एक लार्ज कंप्यूटर ही एक सर्वर होता है, जो कि सभी जो है यूज़र रिक्वेस्ट को जो है लिसन करता है, और उन पे जो है रिस्पॉन्स जो है प्रोवाइड करता है, जिस तरह की भी कोई भी रिक्वेस्ट हो। और जनरली सर्वर्स जो है 24/7 जो है ऑनलाइन रहते हैं, और उनको 24/7 जो है ऑनलाइन रहना ही पड़ता है, क्योंकि यूज़र जो है किसी भी समय किसी भी तरह की कोई भी रिक्वेस्ट जो है आपके वेबसाइट पे जो है पुट कर सकता है, और आपको जो है उसको रिस्पॉन्स जो है प्रोवाइड करना होता है। इसलिए सर्वर 24/7 जो है ऑनलाइन रहता है। बट कभी कभी सर्वर में भी जो है डाउन टाइम के इश्यूज आ जाते हैं, और वो भी कुछ टाइम के लिए जो है प्रॉब्लम आपको दे सकता है। जैसे आपने सुना भी होगा कि आप किसी भी बैंक में आप जाते हैं और वहाँ पे आपके ट्रांजेक्शन वगैरह आपको कोई भी करानी हो, डिपॉजिट विड्रॉल ऐसा कुछ कर ऑपरेशन आपने करना हो, तो वहाँ पर आपको जो है बैठा हुआ मैनेजर या फिर जो भी एम्प्लॉय होता है, तो आपको बोलता है कि अभी सर्वर डाउन है। तो वो एम्प्लॉय या फिर मैनेजर आपको इसी सर्वर की जो है बात आपके साथ कर रहा होता है, यही सर्वर के बारे में आपको बता रहा होता है। जो बैंक के पास सर्वर होता है वो कुछ टाइम के लिए डाउन हो जाता है। और कैसे डाउन हो जाता है, कभी कभार जो होता है आपके जो है ज़्यादा एक लिमिट से ज़्यादा यूज़र अगर आपके एक्सेस एक टाइम पे कर लें, या फिर कोई मेंटेनेंस आपका पीछे हो रहा हो, तो इन सभी चीज़ों की वजह से सर्वर जो है डाउन हो सकता है। और भी कुछ इश्यूज होते हैं जिनकी वजह से सर्वर हमारा डाउन टाइम में जा सकता है। सबसे सर्वर के बारे में आप जब भी सुनते हो तो आपको ऐसे शॉक नहीं हो जाना है, या फिर कुछ वैसे नहीं सोचना है कि कुछ अलग ही चीज़ ही होगी। सिंपली हमारे पास जैसे हमारा कंप्यूटर है, आपके पास आपका लैपटॉप कंप्यूटर जो भी है, उसी तरह से हमारे पास जो है लार्ज स्केल पर बड़े स्केल पर कंप्यूटर्स होते हैं, बड़े बड़े सर्वर्स होते हैं। बट उनमें क्या है कि कॉम्प्लेक्सिटी अच्छे लेवल पे होती है। ऐसा नहीं है कि मतलब सिंपली जैसे आप यहाँ देख रहे हो, उनमें जो है बहुत सी कॉम्प्लेक्सिटी भी होती है, बहुत सारे कनेक्शंस होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस और सभी चीज़ें जो उनमें यूज़ हो रही होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही सिंपल होते हैं। जब लार्ज स्केल पर आप बात करें तो वो जो है कॉम्प्लेक्स सर्वर की कॉम्प्लेक्सिटी जब बढ़ती जाती है, अगर आप जितना ज़्यादा आप बड़ी कंपनी आप देखें, उनके सर्वर की कॉम्प्लेक्सिटी उतनी बढ़ती जाती है। बाकी आप अभी नॉर्मल अपने ही पीसी पे हम जो है अभी सर्वर बना रहे होंगे, तो आप देखोगे कितना इजीली आप जो है अपना सर्वर क्रिएट कर सकते हो। और आप बेसिक सर्वर हम सेटअप आपकी वीडियो में देखेंगे, तो उसमें आप सभी चीज़ें जो है देख रहे होंगे। और सेकंड हमारे पास आता है सर्वर के बाद एप्लीकेशन। सो अब एप्लीकेशन में हमारे पास क्या होता है, एप्लीकेशन में सिंपली जो भी चीज़ें हमारी वेबसाइट में हो रही होती हैं, जो भी लॉजिकली काम जो हमारे वेब पेजेस में हो रहा होता है, वो सभी हमारा आता है एप्लीकेशन के अंदर। जैसे हम अपने कोई भी बैकएंड हम बना रहे होंगे, तो उसमें हम डिफरेंट काइंड ऑफ एपीआईज हम बना रहे होंगे, जिसमें हम जो है सभी लॉजिक लिख रहे होंगे। जो भी चीज़ें हमको करानी है वो सभी चीज़ें हम एपीआईज के अंदर लिख रहे होंगे। हम राउट्स बना रहे होंगे, डिफरेंट कंट्रोलर्स बना रहे होंगे, और भी हम चीज़ें बना रहे होंगे। तो वो सभी चीज़ें हम जो है एप्लीकेशन के अंडर में हम करते हैं। सो सिंपली जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी एपीआईज, अब एपीआईज आपको भी पता नहीं होगी क्या होती हैं। तो एपीआईज में सिंपली आपको बता दूँ, जिस तरह से आप जो है कम्युनिकेट करते हो आपस में, तो उसी तरह से अगर एक सॉफ्टवेयर को दूसरे सॉफ्टवेयर से कम्युनिकेट करना है, तो उसके लिए हमारे पास जो होती है एपीआईज। अब एपीआईज भी हमारे पास जो है दो टाइप्स की होती हैं, एक
प्राइवेट एपीआई एंड सेकंड पब्लिक एपीआई। प्राइवेट में ये होगा कि आप अपने ही सिस्टम में या अपने ही प्राइवेट सिस्टम्स के थ्रू जो है इंटर कम्युनिकेशन आप कर सकते हैं। और पब्लिक में ये होगा कि आप किसी भी दूसरी वेबसाइट या दूसरे सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है आप अपने सॉफ्टवेयर से कम्युनिकेट करा सकते हैं और उनके बीच में आप डेटा एक्सचेंज वगैरह ये सभी ऑपरेशंस कर सकते हो। और ये एपीआईज को हम डिटेल में देख रहे होंगे कुछ आगे सेक्शंस के बाद। सो अभी के लिए बस इतना ही हम समझ लेते हैं कि सभी लॉजिकल चीज़ें जो हम एप्लीकेशन के अंदर हम कर रहे होते हैं और सर्वर जो है किस तरीके से जो है रिस्पॉन्ड करेगा यूज़र की हर एक रिक्वेस्ट पे, वो सभी चीज़ें भी जो है एप्लीकेशन के ही अंदर आती है। लॉजिकली तो वो सभी चीज़ें एपीआईज के ही अंदर हम लिख रहे होंगे। तो एक और जो है एडिशनल चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो भी यूज़र रिक्वेस्ट करता है, जैसे कोई भी यूज़र आपकी वेबसाइट में आता है और वो कोई भी प्रोडक्ट जो है विजिट करता है एंड देन उसको ऐड टू कार्ट पे क्लिक करता है, तो ऐड टू कार्ट क्लिक होने पर जो भी उसका जो है रिटर्न में क्या वहाँ पे शो होना चाहिए वो सभी जो है हम एप्लीकेशन में अपने लिख रहे होते हैं। जैसे सिंपली आप ऐड टू कार्ट पे क्लिक करते हो और आपके पास ऊपर जो है एक आइकन हमारे पास होता है, कार्ट का आइकन यहाँ पर होता है और उसमें हमारे पास जो है यहाँ पे +1 देखने को हमको मिलता है जैसे हम यहाँ पे बटन ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर रहे होते हैं। सो ये चीज़ें हम लिख रहे होते हैं अपने एप्लीकेशन के अंदर। इसको मैं जो यहाँ से अभी कट कर लूँगा। अब थर्ड चीज़ आप यहाँ पर लिखी देख रहे होंगे, डेटाबेस। तो अब डेटाबेस क्या होता है, तो आप अपनी वेबसाइट्स अगर डेवलप कर रहे हैं या आप कोई भी दूसरी वेबसाइट्स अगर देखें, जैसे ई कॉमर्स की हम शुरू से बात करते आ रहे हैं, तो उनमें ही अगर हम देखें तो जैसे ही आप कुछ भी ऑपरेशन उनमें परफॉर्म करते हैं तो आपका जो है डेटा स्टोर हो रहा होता है कहीं ना कहीं। तो वो डेटा कहाँ स्टोर हो रहा होता है, वो होता है डेटाबेस में। क्योंकि आप कुछ भी अगर आप डायनेमिक वेब पेज अगर बनाए तो आपको डेटा स्टोर करना और उनके ऊपर आपको डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करना और यूज़र जहाँ पे उसने लीव किया था वो वहीं स्टेज पर रहे, उसके लिए आपको डेटा की स्टेज मेंटेन करना वो सभी आपको करना होता है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं डेटाबेस का। तो डेटाबेस आप सिंपली स्टोरेज समझ सकते हैं, एक परमानेंट स्टोरेज आपके पास होती है। अगर आपका कनेक्शन कट भी हो जाता है उसके बाद भी जो है आपका डेटा जो है लॉस नहीं होता है, क्योंकि आपका यूज़र कभी भी एग्जिट कर सकता है आपकी वेबसाइट से। तो आप चाहते हो कि आपका डेटा जो उस आपका डेटा भी नहीं, उस यूज़र का डेटा जो उसने वहाँ पे एंटर किया था, जो भी वो स्टेज पे था, वो उसी तक जो है सेव रहे और जब भी वो ओपन करे वेबसाइट तो वो चीज़ें उसकी वहाँ पर सेफली उसको दिख रही हूँ। जैसे ऐड टू कार्ट ही हम मान ले या विश लिस्ट में आप कोई अपना कोई भी ऑर्डर या प्रोडक्ट जो है ऐड करके रखते हैं, तो वो सभी जो चीज़ें जो है उसको वापस वहाँ पे दिखनी चाहिए ताकि यूज़र जो है बाय करे और आपको जो है कंपनी का जो रेवेन्यू रहे वो सही तरीके से चलता रहे। तो कुछ फाइनेंस के हिसाब से भी, बिजनेस के हिसाब से भी आपको ये चीज़ें मैनेज करनी होती हैं और कुछ यूज़र एक्सपीरियंस के हिसाब से भी आपको चीज़ें मैनेज करनी होती हैं। तो उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं डेटाबेस का। तो डेटाबेस में सिंपली जैसे आप अपने पीसी में भी कोई डेटा स्टोर करते हो तो आप अपने फाइल सिस्टम में स्टोर कर रहे होते हो, और ऐसी वेबसाइट्स के लिए जब हम डेटा स्टोर करते हैं तो हम डेटाबेस का यूज़ करते हैं। सिंपली यहाँ पे तीन चीज़ें अगर मैं आपको बोलूँ, तीन चीज़ें हमारे पास यहाँ पे होती हैं। सिंपली फर्स्ट हमारे पास होता है फाइल सिस्टम, जो कि हमारे सिस्टम्स में हमारे पास होता ही है जो भी हम फाइल मैनेजमेंट करते हैं। सेकेंड हमारे पास होता है डेटाबेस जो कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, और थर्ड हमारे पास होता है एक डेटा, इसको कट में कर लेता हूँ। थर्ड हमारे पास होता है एक डेटा वेयर हाउस। तो सिंपली जब हम बात कर रहे होते हैं बिल्कुल स्मॉल स्केल पे, जब आपको अपने लिए कुछ भी काम करना हो देन हम यूज़ कर रहे होते हैं फाइल सिस्टम का, अपने पीसी लैपटॉप या फिर फ़ोन में भी आप यूज़ करते हैं फाइल सिस्टम का अपने। सेकंड हमारे पास आता है डेटाबेस। तो वेबसाइट जब हमारे पास एक अच्छे खासे लार्ज स्केल पर वेबसाइट्स होती हैं देन हम यूज़ कर रहे होते हैं डेटाबेस का, ताकि अपना डेटा हम स्टोर कर पाएँ और रिट्रीव कर पाएँ जब भी उसकी ज़रूरत हो, उसको अपडेट कर पाएँ या डिलीट कर पाएँ जो भी हमको ऑपरेशन करने हो। और थर्ड हमारे पास आता है डेटा वेयर हाउस। तो डेटाबेस हम यूज़ करते हैं एक अच्छी खासी बड़ी स्केलेबल कंपनीज़ के लिए, बट उससे भी बड़ी अगर हमारे पास कंपनीज़ हैं और कुछ हमारे पास लार्ज ही बहुत बड़ी कलेक्शन अगर डेटा की होती है देन हम यूज़ कर रहे होते हैं डेटा वेयर हाउस का। और ये जो है चीज़ अभी खैर ज़्यादा एडवांस है तो इस पर अभी हम फोकस कर ही नहीं रहेंगे, बट बाकी जनरली नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया कि जब एक लार्ज और बिग डेटा पे हम जो है काम कर रहे होते हैं देन हम जो है उसको स्टोर कर रहे होते हैं डेटा वेयर हाउस में। सो कंपोनेंट्स ऑफ बैकएंड का एक बेसिक ओवरव्यू लेने के बाद अब हम देख लेते हैं कि वर्क फ्लो कैसे एक वेब एप्लीकेशन का काम कर रहा होता है। उसके लिए पहले हम देख लेते हैं कि वेब एप्लीकेशन जो है एक्चुअली में होती क्या है। तो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन हम यहाँ पे कर लेंगे, सिंपली मैं जो है यहाँ पे लिख लूँगा वेब एप्लीकेशन। और वेब एप्लीकेशन भी मैं लिखूं उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमारे पास जो है जब जैसे हमने बात की स्टैटिक वेब पेज और डायनेमिक वेब पेजेस में, उस तो सिंपली उसी टर्म में हम यहाँ पे बात कर रहे होंगे। फर्स्ट हम यहाँ पे देख लें कि एक हमारे पास होता है वेब पेजेस और सेकंड हमारे पास होता है वेब एप्लीकेशंस। और दोनों के बीच में डिफरेंस आपको भी क्लियर हो जाएगा और इनसे ही हम फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच में भी डिफरेंस हम यहाँ पे देख रहे होंगे। सो सिंपली वेब पेजेस क्या होते हैं, पहले हम वेब पेजेस देख लेते हैं, जो कि कंटेन करते हैं HTML और CSS या फिर JS का, जिसमें मतलब फ्रंट एंड में ही सभी चीज़ें काम कर रही होती हैं। फ्रंट एंड पेजेस ये सिर्फ होते हैं जो डेटा को सिर्फ रेंडर कर रहे होते हैं, वो सभी होते हैं हमारे वेब पेजेस।
बस ये हमको जो है किस लिए यूज़ होते हैं कि हम कोई भी डेटा जो है रेंडर कर सकें या शोकेस कर सकें डेटा। तो ये सभी बस डेटा हम अपना रेंडर कर सकें और शो कर सकें, इसलिए हम सिर्फ वेब पेजेस का यूज़ करते हैं। मतलब ये कुछ अपने से कर नहीं सकता, कुछ फंक्शनलिटीज इसके अंदर जो है नहीं हो रही होती हैं। मतलब कि ये सिर्फ आपको जो है डेटा शो कर सकता है, प्रोवाइड कर सकता है, बट उसके अलावा ये कोई भी और डिफरेंट ऑपरेशन जो है परफॉर्म नहीं कर सकता। कोई भी और अदर फंक्शनलिटीज इसके अंदर आपके पास नहीं हो सकती है। और वहीं ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें वेब एप्लीकेशंस में, सो वेब एप्लीकेशंस शुड बी एबल टू डू समथिंग और परफॉर्म सम एक्शंस। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूँ एबल टू डू समथिंग, इनके थ्रू जो है आप कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करा सकते हो। मतलब कि ये फुल फ्लैज हमारे पास जो है बैकएंड के साथ जो है वेबसाइट जो होती हैं उनको हम वेब एप्लीकेशंस बोलते हैं, जिनके थ्रू जो है हम कुछ ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर पाए, यूज़र भी कोई रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स जो है ले पाए। जैसा कि हम एग्जांपल में बात करें, कोई भी एक लॉगिन जो है वेब एप्लीकेशन है जहाँ पे आप लॉगिन सिंपली करते हो, तो वो भी एक हमारे पास वेब एप्लीकेशन होगी, क्योंकि हम वहाँ पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर पा रहे हैं, ना कि वहाँ पे सिंपली डेटा रेंडर हो रहा है। तो इस तरीके से जो वेब पेजेस हमारे होते हैं वो जो है हमारे स्टैटिक होते हैं, इनमें कोई भी जो है डेटा चेंज नहीं हो रहा होता है। बल्कि जो वेब एप्लीकेशन हमारे होते हैं ये डायनेमिक जो है वेबसाइट्स होती हैं, जिनमें हम जो है डेटा डायनेमिकली चेंज कर सकते हैं, कोई भी ऑपरेशन जो है परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम चल लेते हैं, देख लेते हैं कि वर्क फ्लो क्या होता है किसी भी वेब एप्लीकेशन का। उसके लिए हम जो है सिंपली यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कर लेंगे और यहाँ पर हम देख रहे होंगे वर्क फ्लो। और वर्क फ्लो हम देखेंगे तो एक एग्जांपल से हम वर्क फ्लो को समझेंगे। वर्क फ्लो हम एक जनरल यूजर के ही हिसाब से देख रहे होंगे कि किस तरीके से सभी चीज़ें जो है काम कर रही होती हैं एक वेब एप्लीकेशन में। तो सिंपली जैसे मान लूँ, जैसे हम यहाँ पे देखें, कोई भी हमारे पास एक यूज़र है जिसके पास ये एक डिवाइस है और ये डिवाइस है यूज़र का। तो यहाँ पे उसने आपकी जो है वेबसाइट को ओपन कर लिया है और कुछ ऐसा ऑप्शन उसके सामने जो है आ रहा है, जहाँ पे उसके सामने एक लॉगिन फॉर्म आ रहा है। उसने वेबसाइट ओपन की, लॉगिन बटन पे क्लिक किया और यहाँ पर उसके सामने एक लॉगिन फॉर्म आ रहा है। तो सिंपली जो है फॉर्म को फिलअप करता है और जैसे ही फॉर्म फिल करता है तो यहाँ से जो एक रिक्वेस्ट आपकी जाती है सर्वर के पास। और सर्वर जैसे अभी हमने देखा था, सर्वर के पास जो एक रिक्वेस्ट जाती है, सर्वर के पास एक रिक्वेस्ट आती है। सर्वर ये हमारा हो जाएगा यूज़र। यहाँ से एक रिक्वेस्ट जाती है सर्वर के पास और सर्वर अब क्या करेगा, यहाँ से रिक्वेस्ट को जो है फॉरवर्ड करता है और देखता है हमारे जो भी एप्लीकेशन हमारा है। जैसे यहाँ पर हमारे पास लिखी होगी एक लॉगिन डॉट जेएस फाइल लिखी होगी, लॉगिन डॉट जेएस हमने लिखी है जो हमारे एप्लीकेशन में एक फाइल है। सिंपली वो देखता है, यहाँ पर हमारा कोड लिखा होगा लॉगिन डॉट जेएस का। तो लॉगिन डॉट जेएस फाइल क्या करेगी, यहाँ से आगे जो भी हमने यहाँ पे ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन जो भी कोड लिखा होगा वो जाएगा, यहाँ से रिक्वेस्ट को जो है फॉरवर्ड करेगा और ये डेटाबेस हमारे पास होगा। यहाँ पर हमारे पास होगा डेटाबेस। तो ये डेटाबेस में जो है जाकर चेक करेगा कि क्या यहाँ पे यूज़र का जो है डेटा स्टोर्ड है। जैसे ही यहाँ पे उसको यूज़र की डिटेल्स मिलती हैं तो यहाँ से जो है वापस इसको पास कर देगा और यहाँ पर क्योंकि यूज़र का डेटा आ चुका है तो यहाँ से वापस जो है रिस्पॉन्स आ जाएगा। वापस ये रिस्पॉन्स हमारा आ जाएगा और सर्वर जो देखेगा कि रिस्पॉन्स मुझे मिल चुका है तो सिंपली सर्वर जो है यूज़र को रिटर्न कर देगा रिस्पॉन्स। जैसे रिस्पॉन्स रिटर्न करता है और यहाँ पे हमारे पास जो है हमको अपना लॉगिन बटन के जगह जो हमको डैशबोर्ड यहाँ पे हमको देखने को मिल जाएगा फिर, क्योंकि हमारी जो है सक्सेसफुली हमने ऑथेंटिकेट कर लिया है यूज़र को और चेक कर लिया है कि यूज़र जो है उसके पास अकाउंट क्रिएटेड है और पासवर्ड जो है मैच हो जाता है। यहाँ पे वो सभी जो है लॉजिकल चीज़ें हो रही होंगी, जैसा हमने बात की थी एप्लीकेशंस के अंदर सभी लॉजिकल काम हम देखते हैं। फिर डेटाबेस के अंदर हम जो है डेटा को स्टोर करते हैं और डेटा के रिलेटेड सभी क्वेरीज हम कर रहे होते हैं। और वापस सर्वर जो है, सर्वर बस रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का काम देख रहा होता है। और सर्वर में एक की कंपोनेंट हमारे पास होता है जो कि हमारे होते हैं पोर्ट्स। और पोर्ट्स की हमने बात नहीं की थी, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं पोर्ट्स की। तो सर्वर में हमारे पास डिफरेंट पोर्ट्स होते हैं और पोर्ट्स को जो है हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आपके घर में डिफरेंट डिफरेंट डोर्स होते हैं किसी एक रूम से दूसरे रूम में आने के लिए, तो उसी तरीके से सर्वर में जो है डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट्स होते हैं यूजर की डिफरेंट डिफरेंट रिक्वेस्ट को जो है लिसन करने के लिए और उन पे जो है रिस्पॉन्स प्रोवाइड करने के लिए। सिंपली यूजर जो है कभी एक रिक्वेस्ट आपको सेंड करता है डिफरेंट पोर्ट पे और अदर रिक्वेस्ट आपको सेंड करता है डिफरेंट पोर्ट पे। तो मल्टीपल रिक्वेस्ट अगर वो सेम पोर्ट पे करेगा तो फर्स्ट रिक्वेस्ट उसकी ब्लॉक हो जाएगी। तो इसी तरीके से जो हम डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट्स हमारे सर्वर में रखते हैं, जो कि हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो है रिक्वेस्ट यूजर की जो है उस पर लिसन कर पाएं और उसको जो है रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर पाएं। तो इस तरीके से जो है एक सिंपली वर्क फ्लो हमने देखा किस तरह से एक वेब एप्लीकेशन जो है काम कर रही होती है। वेब एप्लीकेशंस के वर्क फ्लो का बेसिक ओवरव्यू लेने के बाद अब हम मूव ऑन कर लेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में, जिसमें हम देख रहे होंगे टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज दैट वी यूज इन बैकएंड। क्या क्या टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं बैकएंड बनाने के लिए वो अब हम देख रहे होंगे। सिंपली उसके लिए मैं यहाँ से थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन इसको कर लूंगा।
और यहाँ पे हम देख रहे होंगे सबसे पहले कि हम बैकएंड बना किन टेक्नोलॉजीज के साथ सकते हैं। टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि हम देख ही रहे हैं, इस थ्रू द कोर्स हमने जावास्क्रिप्ट अभी सीखी है। तो हम इस सीरीज में भी हम वैसे तो जावास्क्रिप्ट ही यूज़ कर रहे होंगे बैकएंड के लिए भी। और जावास्क्रिप्ट में हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे जिससे हम बैकएंड बना रहे होंगे, वो होगा हमारा नोड एंड एक्सप्रेस। और नोड एंड एक्सप्रेस क्या होते हैं वो अभी हम सीख रहे होंगे, और आने वाले कुछ वीडियोस में भी हम नोड एंड एक्सप्रेस को जो है अच्छे से एक्सप्लोर कर रहे होंगे। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि और कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज हमारे पास हैं जिनके थ्रू हम बैकएंड अपना बिल्ड कर सकते हैं। सो जिस तरह से हमारे पास एक जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज है, उसी तरह से हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अलावा भी और भी बहुत सारी जो है लैंग्वेजेस हैं और उन पे बेस्ड फ्रेमवर्क हैं जिनके थ्रू की हम जो है अपना बैकएंड बिल्ड कर सकते हैं। तो कौन कौन से हैं वो उनको देख लेते हैं। सो फर्स्ट मैं जो यहाँ पे लिस्ट कर लूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं जावास्क्रिप्ट ही लिखूंगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट हम सीख रहे हैं और इसमें सीख भी रहे होंगे आगे। तो फर्स्ट हमारे पास हो जाएगी जावास्क्रिप्ट। और जावास्क्रिप्ट हम प्लेन कोर जावास्क्रिप्ट लिख रहे होंगे जी? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम जावास्क्रिप्ट के साथ यूज करेंगे नोड जेएस और एक फ्रेमवर्क और एक्सप्रेस का। और नोड जेएस को मैं जो है यहाँ पे फ्रेमवर्क नहीं बोल रहा हूँ, आप लोगों ने गौर भी किया होगा, क्योंकि नोड जेएस एक फ्रेमवर्क नहीं है। और ये सभी जो है हम अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे अभी आगे के सेक्शंस में। नेक्स्ट वीडियोज जो है इन्हीं पे ही बिल्कुल टारगेटेड रहने वाली हैं, स्पेशली इन्हीं के लिए। सेकेंड हम देखें तो जावा हमारे पास आती है। जावा में हमारे पास होता है स्प्रिंग फ्रेमवर्क, जिससे कि हम अपना बैकएंड डेवलपमेंट जो है पूरा कर सकते हैं। जावा में हमारे पास स्प्रिंग होगा। और थर्ड अगर हम ऐसे ही देखें तो सी शार्प के साथ भी ये जो है हम ये कर सकते हैं, अपना बैकएंड डेवलपमेंट सी शार्प के साथ भी कर सकते हैं। सी शार्प में क्या होगा हमारे पास ASP.NET हमारे पास एक फ्रेमवर्क आ जाता है जिसका यूज़ हम कर सकते हैं। अगर हम सी शार्प के साथ अगर डेवलपमेंट कर रहे हो बैकएंड में। और फोर्थ अगर ऐसे ही हम देखें तो PHP हमारे पास आती है, जो कि बहुत पहले से ही यूज़ हो रही है और शुरू से ही बिल्कुल बैकएंड एंड डेवलपमेंट में यूज़ की जा रही है। और ऐसा नहीं है कि अब यूज़ नहीं होती है, बस ये है कि थोड़ा बहुत अब पहले के कंपैरिजन में अब थोड़ी कम PHP हम यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारे पास अब और ऑप्शंस जो है अवेलेबल है, जावास्क्रिप्ट, जावा, ये सभी हम अब मॉडर्न वेब एप्लीकेशन में जो है हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो PHP के साथ हम जिस फ्रेमवर्क का यूज़ कर रहे होते हैं वो हमारा होता है लर्वल। आपने देखा भी होगा, अगर आप में से कुछ लोग वेब डेवलपमेंट में होंगे पहले से ही, तो आपने जो है देखा होगा बहुत सी स्क्रिप्ट्स आपको मिलती हैं PHP और लर्वल बेस्ड की। अगर आप जानते हो कि CodeCannon.net और इन्वेटर मार्केट ये प्लेटफॉर्म को अगर आप चाहो तो आप गूगल पे विजिट भी कर लीजिएगा। आप वहाँ पे देखोगे कि आपको फुल्ली प्रीबिल्ट वेबसाइट स्क्रिप्ट्स मिलती हैं। आप सिंपली जाते हो, उनको डाउनलोड करते हो और आप अपनी किसी भी अपनी होस्टिंग में या लोकल होस्ट उन पे जो है उनको इंस्टॉल करके जो है अपनी वेबसाइट्स को रेडी कर लेते हो। तो और इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए PHP के बाद अगर हम देखें, एक हमारे पास और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप अगर जानते हो रूबी। तो इस अगर आपने देखा हो तो रूबी के लिए हम यूज़ करते हैं रूबी ऑन रेल्स का। ये भी हमारे पास एक फ्रेमवर्क है रूबी लैंग्वेज का, जिसको कि हम यूज़ कर रहे होते हैं बैकएंड बनाने के लिए। एक और वन ऑफ द मोस्ट फेमस अगर मैं बोलूँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और उसका एक अच्छा फ्रेमवर्क जिसको हम यूज़ कर रहे होते हैं बैकएंड बनाने के लिए, बहुत सी जो है डेवलपर्स उसका अभी भी यूज़ करते हैं और कंपनीज भी यूज़ कर रही होती हैं। हम देखें पाइथन, अगर आपने सुनी हो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसमें कि हमारे पास फ्रेमवर्क होता है जेंगो। और जेंगो में शायद यहाँ पे जे या जेड आता है, स्पेलिंग की थोड़ी मिस्टेक होगी तो आप देख लीजिएगा। तो पाइथन का भी जेंगो एक फ्रेमवर्क होता है जिसको हम यूज़ कर रहे होते हैं अपने बैकएंड बिल्डअप करने के लिए। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि मैं जो है लैंग्वेजेस के साथ साथ जो है उनके फ्रेमवर्क्स को भी लिखता चल रहा हूँ। और ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हम कोई भी जब बैकएंड बना रहे होते हैं या कोई भी वेब एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं, तो हम जो कोर लैंग्वेज पे ही डिपेंड नहीं करते हैं, हम कुछ एडिशनल फ्रेमवर्क्स का भी यूज़ कर रहे होते हैं उन्हीं लैंग्वेज पे बेस्ड। क्योंकि फ्रेमवर्क्स अब जनरली क्या होते हैं, सिंपली जैसे आपकी कोई भी लैंग्वेज है उसमें कोई भी फंक्शनैलिटीज़ हमको बार बार जो ज़रूरत पड़ती है उसको जो है हम सिंपली एक फ्रेमवर्क में हम डिज़ाइन कर लेते हैं और उनको जो है वहाँ पर लिख लेते हैं, वहाँ पर बना लेते हैं। और जिस जिस जगह हमें अपने प्रोजेक्ट्स में इन रिपीटेड फंक्शंस की फंक्शनैलिटीज़ की जो है ज़रूरत पड़ रही होती है, तो हम इन फ्रेमवर्क्स का यूज़ करके अपने प्रोजेक्ट में वो सभी गोल जो है अचीव कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से ये थे कुछ टेक्नोलॉजी जिनसे हम अपना बैकएंड जो है बना रहे होंगे। बट इस फुल स्टैक डेवलपमेंट सीरीज में हम जावास्क्रिप्ट का यूज कर रहे होंगे, तो हम सिंपली नोड जेएस और एक्सप्रेस जेएस के साथ ही अपने बैकएंड को जो है बना रहे होंगे। सो बैकएंड टेक्नोलॉजीज तो हमने देख ली है कि किस तरह से हम अपना बैकएंड जो है बिल्ड कर सकते हैं। बट बैकएंड टेक्नोलॉजी देखने के बाद अब हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट, जो कि हमारा रहता है डेटाबेस। कि हम टेक्नोलॉजीज तो हम बैकएंड तो बना लेंगे, बट डेटाबेस हम कैसे मैनेज कर रहे होंगे, किस तरीके से सभी चीज़ डेटाबेस में हो रहेंगी, तो वो कैसे होंगी उसका एक बेसिक ओवरव्यू हम लेंगे। और बाकी हम सभी चीज़ें जो है एक्सप्लोर कर रहे होंगे स्पेसिफिक सेक्शन में। जैसे हम नोड के लिए भी स्पेसिफिक सेक्शन रखेंगे, एक्सप्रेस के लिए भी, और डेटाबेस के लिए हम एक स्पेसिफिक सेक्शन रखेंगे, उसी में उसको अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे सभी चीज़ों को। यहाँ पे हम जो है बेसिक ओवरव्यू ले लेंगे कि डेटाबेस में होता क्या है और किस तरह से सभी चीज़ें काम कर रही होती हैं, और टूल्स क्या यूज़ हो रहे होंगे डेटाबेस के लिए, क्योंकि डेटाबेस हमने शुरू में बात कर ही ली थी। अब हम जो है यहाँ पे डेटाबेस मैनेजमेंट देखेंगे कि किन टूल्स के थ्रू जो हो सकता है। तो यहाँ पे हम जो है हेडिंग मार्क कर लेंगे अपनी DBMS।
और डीबीएमएस होगा क्या? डीबीएमएस इज जस्ट सिंपल स्टैंड फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होते क्या है? सिंपली हमारे पास जो डेटाबेस होता है उसको मैनेज करने के लिए जो सिस्टम्स यूज होते हैं वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं। पहले हम यही देख लेते हैं कि डेटाबेस हमारे पास जो है दो टाइप के होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ डीबी, तो ये मेरे पास जो है दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट यहाँ पे हमारा आ जाता है एसक्यूएल, और सेकंड हमारा आ जाता है यहाँ पे नो एसक्यूएल। सो एसक्यूएल क्या होता है? एसक्यूएल होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, और नो एसक्यूएल जो हमारा स्टैंड करता है वो होता है नॉट ओनली एसक्यूएल या नॉट स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल में हमारे पास क्या होता है, जैसे कि हमने उसके फुल फॉर्म में ही देखा स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, तो हमारे पास इसमें स्ट्रक्चर होता है, डेटा स्ट्रक्चरली मेंटेन होता है रो एंड कॉलम की फॉर्म में, और टेबुलर डेटा हमारे पास रहता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में। और वहीं नो एसक्यूएल में हम देखें तो हमारा डेटा जो है स्टोर हो रहा होता है ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में। जब हम देख लेंगे नोड जेएस और सभी चीजें समझ लेंगे तो आपको जो है इजीली समझ आ जाएगा नो एसक्यूएल भी। और ज्यादातर डेवलपर्स जो है मॉडर्न वेब एप्लीकेशन जब बिल्ड करते हैं तो नो एसक्यूएल का भी यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि नो एसक्यूएल में हमारे पास जो है फ्री स्टाइल डेटाबेस मैनेजमेंट हमारे पास रहता है, उसीलिए जो है हम नो एसक्यूएल का यूज भी कर रहे होते हैं। तो सिंपली एसक्यूएल में हम देखें तो हमारे पास जो है ऑप्शंस आ जाते हैं, जैसे माई एसक्यूएल मेरे पास है, माई एसक्यूएल, और पोस्ट ग्रे एसक्यूएल में देखूं, ये दोनों मेरे पास जो ऑप्शन रहते हैं जब मैं जो है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज की बात करता हूँ। और भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, पर दो मोस्ट फेमस हम जो है ये दोनों यूज कर रहे होते हैं। और ऐसे ही अगर हम नो एसक्यूएल में देखें तो मोंगो डीबी जो है हम यूज कर रहे होते हैं, मोंगो डीबी, एंड सिमिलरली फायरबेस भी हम यूज कर रहे होते हैं अपने डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए। तो ये दोनों टूल्स हमारे पास रहते हैं, मोंगो डीबी, फायरबेस, जिसमें मोंगो डीबी आप वेबसाइट विजिट कर लेंगे तो आपको मोंगो डीबी एटलस भी मिल जाएगा, और जो है आप ऑनलाइन भी यूज कर सकते हो मोंगो डीबी का ही जो क्लस्टर्स बनाकर आप सभी चीज़ें करते हो वो आप ऑनलाइन भी यूज कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें जो है हम आगे देख रहे होंगे। तो हम इस सीरीज में हम दोनों चीज़ देखेंगे, एसक्यूएल और नो एसक्यूएल भी। तो हम एसक्यूएल भी सीख रहे होंगे और नो एसक्यूएल में मोंगो डीबी भी हम यहाँ पे सीख रहे होंगे। तो ये सभी चीज़ें जो है रहने वाली है हमारे डीबीएमएस में। और किस तरह से सभी चीज़ें जो है इनमें हो रही होंगी, तो मेजरली हमारे पास जो है CRUD ऑपरेशन रहते हैं। CRUD जनरली स्टैंड फॉर C इक्वल्स टू क्रिएट, R इक्वल्स टू रीड, एंड U इक्वल्स टू अपडेट, एंड D इक्वल्स टू डिलीट। सो ये मेजर चार ऑपरेशन हमारे जो है रहते हैं जो हम किसी भी डीबीएमएस के थ्रू जो है परफॉर्म करा सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं हर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में होती हैं, जो कि हम आगे सेक्शंस में देख रहे होंगे। तो टूल्स एंड टेक्नोलॉजी हमने अब यहाँ पे देख ली हैं। अब इसके बाद हम जो है सिंपली एक सर्वर बिल्ड करना देख लेते हैं कि बेसिक सर्वर हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं नोड जेएस के साथ। तो सिंपली उसके लिए हम चल लेंगे वीएस कोड में और वहीं जाके अब सारी बातें कर रहे होंगे। तो सिंपली मैं आ चुका हूँ अपने वीएस कोड में। आपको भी जो अपना कोड एडिटर या वीएस कोड ओपन कर लेना है, और उसके बाद यहाँ पे अपना फुल स्टैक डेवलपमेंट फोल्डर आप ओपन कर लीजिए अगर आप शुरुआत से हमारे साथ बने हुए हैं। और अगर आप जो है फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो आप किसी भी अपने फोल्डर डायरेक्टरी को जो है ओपन कर सकते हैं। सिंपली हम टर्मिनल का यूज कर रहे होंगे, एलएस एक बार कर लूंगा मैं, और यहाँ पे मैं कमांड लिख दूंगा mkdir बैकएंड, और यहाँ पे मेरे पास एक फोल्डर बन जाएगा बैकएंड के नाम से, और cd कर लेंगे हम बैकएंड में, और ls, और यहाँ पे हमारे पास कोई फाइल अभी नहीं है। तो अब हम देख रहे होंगे यहाँ पर बेसिक सर्वर को बनाना, और कुछ कमांड्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और कुछ फाइल्स मैं पहले बनाऊंगा, फिर कुछ कमांड लिखूंगा, और फिर कुछ कोड हम लिख रहे होंगे। तो अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है तो आप जो है देख सकते हैं, और अगर आपको नॉलेज नहीं है प्रायर तो भी आपको देखनी तो ही है, पर कोई आपको अभी डाउट नहीं रखना है मन में ऐसे। और डाउट्स भी अगर आएंगे तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। बाकी हम जो है अब डेडिकेटेड वीडियो इसके बाद जो है नोड जेएस पर रहेगी, तो वो सभी चीज़ें जो हम यहाँ पे लिख रहे होंगे वो हम देख रहे होंगे अगली नेक्स्ट वीडियोज़ में। सो सिंपली मैं यहाँ पे जो है एलएस करने के बाद एक फाइल बना लूंगा टच सर्वर डॉट जेएस, और एंटर हम कर लेंगे। जैसे मैं एंटर करता हूँ आप देखेंगे यहाँ पे एक फाइल हमारे पास बन चुकी है। तो मैं कर दूंगा कोड सर्वर डॉट जेएस, और अब मैं आ चुका हूँ अपनी फाइल में। और यहाँ पे अब हम क्या कर रहे होंगे, यहाँ पे हम सिंपली लिखेंगे इम्पोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, और इतना लिखने के बाद मैं एंटर कर लूंगा। और ये लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का सिंपल मतलब है कि मैंने जो है एक्सप्रेस को जो इंपोर्ट कर लिया है फ्रॉम एक्सप्रेस पैकेज से। और इसके बाद हम यहाँ पे एक कॉन्स्ट ऐप ऑब्जेक्ट बना लेंगे जो कि एक्सप्रेस एप्लीकेशन को जो है रिप्रेजेंट करता है। और इसके बाद यहाँ पे हम जो है कॉन्स्ट पोर्ट बना लेंगे, जिस पोर्ट पे जो है हमको अपना सर्वर रन करना है 3000। और इसके बाद हम यहाँ पे लिख रहे होंगे ऐप डॉट लिसन, और यहाँ पे हम लिख रहे होंगे पोर्ट, जिस पोर्ट पे हम जो है रन कर रहे हैं अपने सर्वर को। और यहाँ पे फिर आएगा हमारा एक एरो फंक्शन रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। और ज़्यादा आपको जो है अभी घबराना नहीं इन सभी चीज़ों से, क्योंकि मैंने पहले बता दिया ये सभी चीज़ें हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे। और यहाँ पे हम लिखेंगे सर्वर कंसोल डॉट लॉग सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट। और उससे पहले मैं चाहता हूँ कि डायरेक्टली मैं यहीं से ओपन करूँ, तो मैं यहीं पे जो है से लिख लूँगा लोकल होस्ट और कोलन पोर्ट। तो इसमें क्या होगा, हमने टेम्पलेट लिटरल्स का यूज़ किया है, तो हमने जब जावास्क्रिप्ट देखा था तभी इसको देखा था। तो यहाँ पे अब मैं जैसे लिखूंगा तो ये कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे आ रही होगी, बाकी स्ट्रिंग वैल्यू सेम आ रही होगी। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ।
सिंपली अब मुझे क्या करना है, ls एक बार मैं करता हूँ, देखेंगे सही डायरेक्टरी में। यहाँ पे हम कर लेंगे npm init और y, और ये सिंपली मैंने जो है यहाँ पे npm को इनिशियलाइज कर लिया है। पैकेज डॉट जेसन एक फाइल यहाँ पे मेरी आ रही होगी, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं। सिंपली इसमें मैं यहाँ पे अब टाइप लिख रहा हूँ और उसको कर देंगे मॉड्यूल। और ये टाइप मॉड्यूल मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि हम जो है यहाँ पे ECMAScript 6 का यूज़ कर रहे हैं। तो मॉड्यूल बेस्ड जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो यहाँ पे मेरे को टाइप जो है मॉड्यूल स्पेसिफाई करना पड़ता है, और अगर नहीं करते हैं तो वो जो है डिफ़ॉल्ट जो रहता है वो टाइप जो है मॉड्यूल न रह के कॉमन टाइप यहाँ पे रहता है। तो इसको मैं जो है मॉड्यूल कर दूंगा। और अब वापस आएंगे सर्वर में, तो यहाँ पे मेरी जो एक पैकेज डॉट जेसन फाइल आ चुकी है। इसमें बस सिंपली हमारी जो है सभी अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में सभी डिटेल्स रहती हैं, और स्क्रिप्ट्स आप लिख सकते हैं जिसमें हमारे पास कमांड होती है कि जो हमारा जो है प्रोजेक्ट रन कैसे होगा, वो सभी चीज़ें बेसिकली इसमें होती है। इतना ही अभी आपको जानने की ज़रूरत है, बाकी ज़्यादा अभी इसमें हम डीप नहीं जाएंगे। सिंपली अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ npm i और एक्सप्रेस। npm i का मतलब यहाँ पे इंस्टॉल, और एक्सप्रेस ये हमारा एक जो है फ्रेमवर्क है जो हम इंस्टॉल कर रहे हैं। और यहाँ पे ये npm में एक पैकेज है एक्सप्रेस, जो कि npm में स्टोर है, और ये एक एक्सटर्नल फ्रेमवर्क है, माफ़ कीजिएगा पैकेज है, जिसको हम यहाँ पे इंस्टॉल करके अपने प्रोजेक्ट में जो है यूज़ कर रहे होंगे। तो जैसे ही मैंने कमांड एंटर की, आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ जो है कमांड्स यहाँ पे चल रही हैं और कुछ क्वेरीज यहाँ पे हो रही हैं, और अब आप देखेंगे कि ये यहाँ पे जो है इंस्टॉल हो चुका है, और अब हम इसको जो है अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो इंस्टॉल होने के बाद अब मैं इसको जो है यहाँ पे एक बार ls कर लूँगा, तो हम देखें कि हमारे पास जो है यहाँ पे 4 फाइल्स बन चुकी हैं। पैकेज डॉट जेसन जो हमने देखी ली, और ये पैकेज लॉक डॉट जेसन जो कि नोड मॉड्यूल्स के आने पर जो है हमारे पास आ चुकी है। और नोड मॉड्यूल्स मेरे पास एक फोल्डर है जिसको आप देखो तो ये बहुत बड़ा फोल्डर है, एक हैवी फोल्डर। तो इसके बारे में भी ज़्यादा डिटेल्स आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली मैं बता दूं तो इसके अंदर हमारे पास सभी नोड मॉड्यूल्स होंगे जो जो हम इंस्टॉल कर रहे होंगे। और इसको मैं जो यहाँ से कट कर देता हूँ। सर्वर डॉट जेएस में वापस आएंगे, तो सिंपली अब मैं क्या करूँगा, अपनी फाइल को जो है चला रहा हूँ। उसके लिए मेरे को कमांड लिखनी है नोड, जैसा हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में कैसे हम अपनी फाइल को जो रन करते हैं नोड के थ्रू। नोड सर्वर डॉट जेएस, एंटर। जैसे एंटर करेंगे आपको यहाँ पे दिखेगा सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट http localhost:3000। तो फर्स्ट सर्वर हमारा बन के रेडी है, जिसमें कि हमने सिंपली किया कुछ नहीं है, एक बेसिक सर्वर हमने बनाया है बस। क्लिक करूंगा तो ये जो है यहाँ पे ओपन हो रहा होगा। सो जैसे ही ओपन होता है आप यहाँ पे देख रहे होंगे लिखा हुआ आ रहा है कैन नॉट गेट, और फिर एक फॉरवर्ड स्लैश है। तो ये क्या चीज़ है, इसका मतलब है कि हमने कुछ यहाँ पे ऐसा लिखा ही नहीं है जिससे कि ये गेट कर पाए कि इस स्पेसिफिक यूआरएल में हमको कुछ दिखे। तो सर्वर तो हमारा बन चुका है, बट हमको यहाँ पे कुछ दिख क्यों नहीं रहा है, क्योंकि हमने कुछ ऐसा लिखा ही नहीं है जो हमको यहाँ पे दिखे। और यहाँ पर गेट क्या है, फॉरवर्ड स्लैश क्या है, इसको भी हम डीपली देख रहे होंगे जब हम HTTP के बारे में जान रहे होंगे। सो सिंपली वापस आ जाते हैं, और यहाँ पे मैं एक लाइन और लिखता हूँ app.get, और यहाँ पे वही फॉरवर्ड स्लैश, और यहाँ पे हम एक और एरो फंक्शन बना लेंगे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और यहाँ पे हम लिखेंगे rest.send hello। जैसे मैं लिखता हूँ, सेव करता हूँ, वापस से मेरे को इसको किल करना पड़ेगा अपने सर्वर को, और वापस से मुझे यहाँ पे वही कमांड रन करनी पड़ेगी नोड सर्वर डॉट जेएस, एंटर। जैसे ही करते हैं वापस हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम आ जाएंगे यहाँ पे। अब देख रहे होंगे आप ये एरर, इसको हटा देंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि हेलो मुझे देखने को मिल रहा है। तो मैंने जैसे यहाँ पे लिखा रेस्ट डॉट सेंड, तो ये मेरे पास एक फंक्शन है रिस्पॉन्स डॉट सेंड फंक्शन, जिसके थ्रू जो है हम यहाँ पे हेलो जो है शो कर पा रहे हैं। और ये सिंपली इसके अंदर मैं हेलो भी लिख सकता हूँ, या HTML भी इसके अंदर मैं लिख सकता हूँ, और जो भी मैं यहाँ लिखूंगा वो मुझे यहाँ पर जो है आउटपुट दिख रहा होगा। तो इस तरीके से एक बेसिक सर्वर हमने बना लिया है, और यहाँ पे हमने आउटपुट भी देख लिया है कि अपने सर्वर बनाने के बाद हम जो है किस तरीके से ब्राउजर में उसको जो है रन कर सकते हैं, और किस तरह से हमें जो आउटपुट दिख रहा होगा। और ये सभी चीज़ें हैं क्या, इस पर आपको ज़्यादा भी टेंशन नहीं लेनी है, बाकी मैंने आपको बता ही दिया है। सिंपली यहाँ पे हमने एक्सप्रेस को जो इम्पोर्ट कर लिया, उसके बाद यहाँ पे हमने एक ऐप ऑब्जेक्ट बना लिया है एक्सप्रेस एप्लीकेशन से, और उसके बाद हमने जो है यहाँ पे एक पोर्ट जो है कांस्टेंट लिया, जिसको हमने 3000 जो है वैल्यू असाइन की। मैं कुछ भी यहाँ पे लिख सकता था, 5000 करता तो 5000 पे यहाँ पे ओपन हो रहा होता। और उसके बाद मैंने app.get लिखा। तो गेट रिक्वेस्ट जब हम करते हैं तो उसके लिए हम गेट लिखते हैं, और गेट रिक्वेस्ट क्या होती है वो हम ज़्यादा HTTP में देखेंगे जब हम उसको देख रहे होंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश लिया, जो है डिफ़ॉल्ट रहता है, जो कि एक डिफ़ॉल्ट पाथ रहता है हमारा, जहाँ पे हमारा सर्वर ओपन होता है जब तक कि मैं इसको कुछ और सेट ना करूँ। और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक एरो फंक्शन लिया विद
दो पैरामीटर हमने इसके अंदर पास किए, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, और फिर उस फंक्शन के अंदर हमने क्या किया, रिस्पॉन्स डॉट सेंड हमने कर दिया हेलो। और इन वेरिएबल्स के नाम भी मैं कुछ भी रख सकता हूँ, जो मैंने पैरामीटर्स दिए हैं ये मैं कुछ भी रख सकता हूँ, रेक्यू और रेस्ट के सिवाय कुछ भी, वो आपकी मर्जी है। ये सभी चीज़ें जो है हम देख चुके हैं जब हमने जावास्क्रिप्ट पढ़ी थी। सो आई होप आपको जो है ये चीज़ें जो है समझ आ रही होंगी, और अगर नहीं आपको पता है, ये सभी चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही हैं, तो आप जो है रिवाइज भी कर सकते हैं। और आपने अगर हमारी प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की है तो आप प्लेलिस्ट जो है डिस्क्रिप्शन से एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ से आप ये सभी चीज़ें जो है देख सकते हैं। उसके बाद मैंने ये पहले ये चीज़ लिखी थी app.listen, तो इसका मतलब ये है कि मेरा सर्वर जो है लिसन किस पोर्ट पे कर रहा होगा, वो पोर्ट मेरे को यहाँ पे जो है प्रोवाइड करना पड़ता है, और फिर वही एरो फंक्शन, और उसके अंदर मैंने बस सिंपल एक प्रिंट कमांड कर ली है, ताकि मैं देख पाऊँ यहाँ पे प्रिंट कराकर कि मेरा सर्वर रन कहाँ हो रहा है और सभी चीज़ें जो है सही तरीके से काम जो है कर रही हैं। सो इस तरीके से हमारा जो है एक बेसिक सर्वर भी रेडी हो चुका है, और बहुत सी चीज़ें आज हमने देख ली हैं। वाइंड अप करें वीडियो को तो वापस चलेंगे, और यहाँ पे अगर हम देखें आके कि क्या क्या हमने आज देखा, तो शुरुआत में हमने जो है बैकएंड के बारे में सीखा, बैकएंड होता क्या है, किस तरीके से सभी चीज़ें काम कर रही होती हैं। फिर कंपोनेंट्स ऑफ बैकएंड देखे, फिर उसके बाद हमने देखा वेब एप्लीकेशंस वर्सेस वेब पेजेस। उसके बाद हमने जो है बेसिक ओवरव्यू लिया किस तरीके से वर्कफ्लो रहता है वेब एप्लीकेशंस का, और उसके बाद हमने जो है देख लिए थे कुछ टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज जो यहाँ पर जो हमारे लिस्टेड है। और एंड में अगर मैं थोड़ा कुछ और एक आपको बात बताना चाहूँ, बाकी तो बेसिक है, आपको ये पता चल ही चुका होगा फ्रंट एंड बैक एंड। तो अब यहाँ पे हम देखें कि जो इस सीरीज में हम सीख रहे हैं फुल स्टैक डेवलपमेंट, तो वो किस तरीके से बनती है। सो उसमें हमारे पास बेसिकली दो पार्ट, मैं कह सकता हूँ कि दो पार्ट मेरे पास होते हैं। ये मैं एक यहाँ पे अगर एक डायग्राम बनाऊँ, सो ये मेरा होता है फ्रंट एंड, यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रंट एंड, और ये मेरा होता है बैक एंड। सो फ्रंट एंड हमारा वो पार्ट होगा जो कि यूजर देख सकता है, और बैक एंड हमारा वो पार्ट होगा जो कि हमारा कोई भी यूजर नहीं देख सकता है, सिर्फ एडमिन या डेवलपर से जिस चीज़ को देख सकते हैं। फ्रंट एंड में जैसे हमारे पास हमने कोई भी अपनी ई कॉमर्स वेब एप्लीकेशन बनाई, उसमें हमने फ्रंट एंड अपना होम पेज जो रखा है, जो HTML CSS हम बना रहे हैं, वो हमारे फ्रंट एंड के अंदर आएगा, और बाकी जो हमने server.js फाइल बनाई वो जो है हमारे बैकएंड के अंदर आ रही होगी, जो कि यूज़र कोई भी नॉर्मल यूज़र नहीं देख सकता। तो इस तरीके से हमारी फुल स्टैक डेवलपमेंट मिलकर बनती है, किससे, यहाँ पे मैं इक्वल्स टू अगर लगाऊं तो ये आता है फ्रंट एंड प्लस बैक एंड, ये दोनों चीज़ों से मिलकर जो है हमारा फुल स्टैक डेवलपमेंट बनता है। सो आई होप आज की जो है वीडियो आपको जो है पसंद आई होगी, और सभी चीज़ें जो आपको समझ आई होगी, और अगर सभी कुछ बढ़िया रहा है तो सिंपली हम आ जाएंगे अपने ब्राउजर में, और आपको क्या कर लेना है, यहाँ पर सर्च कर लेना है youtube.com/dev2dsa, और आप ये वीडियो इसी चैनल पर देख रहे होंगे तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप टाइम ट्रेवल करके या कुछ और तरीके से यहाँ पर देख रहे हैं तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, इसी तरह से सर्च कर सकते हैं, और यहाँ पर आप आ जाएंगे तो आपको यहाँ सब्सक्राइब का ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपली क्लिक करना है सब्सक्राइब चैनल पे, और उसके बाद आप जो है वीडियोस नीचे से विजिट कर सकते हैं। और प्लेलिस्ट में आपको बताऊं तो आप यहाँ से प्लेलिस्ट भी फुल स्टैक डेवलपमेंट की जो है वो एक्सेस कर सकते हैं, या फिर कंटेंट रीजनिंग आप चाहें और डेटा स्ट्रक्चर आप पढ़ना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, आज की वीडियो में बस इतना ही, और मैं मिल रहा हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में जो कि रहने वाली है Node.js पर। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।